गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका डिफरेंट टॉपिक्स है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने से पहले हम लोग को किसी भी बॉडी का उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जानेंगे किसी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तब तक हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना जानेंगे कि हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं किसी भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बॉडी का। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट शेप्स का कैसे निकालते हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिकॉल कर देते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी बॉडी है या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग का डिफरेंट फोर्स लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं कि ये फिगर में हम लोग का एक आपका बोल सकते हैं एक बॉडी है जिसमें हम लोग का M1, M2, M3, M4 4 फोर्सेस लग रहा है। तो इस फोर्स के चलते इसमें इसका वेट हो जाएगा यहाँ पे M2G। इसी तरह M1G, M2G, M3G, M4G ये है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी हम लोग का यहाँ पे एक सेंटर एज्यूम करते हैं। इस सेंटर को हम लोग बोल रहे हैं G है, और G हम लोग क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि ये जो डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इस जो डिफरेंट अलग अलग फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एक पॉइंट से होके पास करेगा। एक पॉइंट होगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि 4 फोर्सेस 4 डिफरेंट लोकेशन में लग रहा है, तो अगर इसका हम लोग का रिजल्टेंट निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का कोप्लेनर फोर्सेस है। सारा फोर्स जो हम लोग का एक प्लेन में ही है। तो इस सारा का रिजल्टेंट, फोर्स का रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट से पास होगा, और रिजल्टेंट जिस पॉइंट से पास होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट से ये फोर्स हम लोग का पास होगा, इसी कॉमन को, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग का किसी बॉडी पे डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट एक पॉइंट से पास होगा, एक लाइन से पास होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक आप सेंटर ऑफ मास का नाम सुने होंगे। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट मासेस लग रहा है, तो ये मास का जो रिजल्टेंट होगा किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, किसी एक पॉइंट पे टोटल मास हम लोग का कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमिलर होता है। बहुत जितना भी हम लोग का मैक्सिमम बॉडी है या कोई भी लेमिना है, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास लगभग सेम होता है। हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन अगर में भी डिफरेंट बॉडी में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग जनरल कंसिडरेशन करते हैं कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हम लोग का G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डिफरेंट मासेस लग रहा है। तो ये मास हम लोग का क्या है कि एक प्लेन में है। हम लोग देख रहे हैं कि XY प्लेन है, XY प्लेन में हम लोग का ये जो है एक्सिस O है। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये हम लोग का M1 मास है, इस एक्सिस से हम लोग का X1 डिस्टेंस पे है, ये X2 डिस्टेंस पे है, ये X3 डिस्टेंस पे, ये X4 डिस्टेंस पे है, और हम लोग का ये G है, इसको मान लेते हैं कि कोई हम लोग का मीन डिस्टेंस है। जो हम लोग का ये G से पास कर रहा है, तो ये OY एक्सिस से मीन डिस्टेंस पे है। अगर इस कोप्लेनर फोर्सेस का अगर हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट इसके रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होगा। तो हम लोग मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का जो मोमेंट होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका हम लोग मोमेंट निकालेंगे। इसका हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग निकालते हैं मोमेंट अबाउट O। ये O हम लोग का है, इसी के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग का O के अबाउट जो मोमेंट है, तो हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट O करेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट O,
ओ के अबाउट हम लोग मोमेंट लिखेंगे, तो अगर हम लोग m1 के लिए लिख रहे हैं तो ये m1g हम लोग का फोर्स है, m1g x1 डिस्टेंस से जूम कर रहे हैं, प्लस m2g x2 प्लस m3g x3 प्लस m4g x4, और ये मोमेंट हम लोग का रिजल्टेंट के बराबर है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो mg x बार। ये इतना हो गया हम लोग का टोटल mg x बार। अब देखिए इसमें हम लोग का जो है g सभी में कॉमन है, तो g सभी में कॉमन है तो g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग x बार बराबर लिख सकते हैं कि x बार हम लोग का हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड कैपिटल M। कैपिटल M हो गया हम लोग का, ये x बार निकल गया कि x बार हम लोग का जो हुआ, x बार का मतलब क्या हुआ कि जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, अगर हम लोग सेंटर एज्यूम किए थे O, तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है वो x बार हम लोग का निकल गया। अब x बार निकल गया, x बार का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग y के लिए लिखते हैं, मान लीजिए कि इसको एक्सिस मान के इसको y के लिए लिखते हैं, तो सिमिलरली कंडीशन उसी तरह आ जाता, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि y बार इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड हम लोग कितना आ जाता, m आ जाता। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या निकाल लिए कि x बार और y बार। x बार y बार का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग बोल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आप x में देखिएगा तो ये x होता हम लोग का, ये x बार हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हम लोग का होगा यहाँ से यहाँ तक, ये y बार होगा। मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम लोग का कोऑर्डिनेट पता हो गया कि ये x बार है, y बार है। तो अगर हम लोग को कोई बॉडी दिया है उस पर डिफरेंट मासेस डिफरेंट लोकेशन पे लगा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग x बार और y बार से निकाल सकते हैं। इस तरह किसी भी लेमिना का अगर आपको किसी भी कोई भी बॉडी दिया हुआ है, किसी भी तरह का शेप दिया हुआ है, तो उसका हम लोग x बार और y बार निकाल लेंगे। x बार और y बार क्या हुआ, हम लोग का डिस्टेंस हुआ कि ये जो एक्सिस था o एक्सिस था या o x एक्सिस या o y एक्सिस है, इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हम लोग का उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका हम लोग का आपको डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट पता हो गया। तो हम लोग देखें अभी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल पासेस, और रिजल्टेंट सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है जो किसी एक पॉइंट से पास करता है। इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं। अब इससे पहले हम लोग जो देखे थे कि हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम लोग कोई पास बॉडी है या इरेगुलर शेप का बॉडी है तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग के पास कोई यूनिफॉर्म बॉडी आ जाए, यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब कि जैसे हम लोग को मान लीजिए कि एक हम लोग पास रेक्टेंगल है, इस तरह से हम लोग पास कोई रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि कहाँ पे होगा, तो अगर हम लोग का बॉडी यूनिफॉर्म हो जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाता है। अगर इसका हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर निकालेंगे तो इसको मिलाएंगे हम लोग ऐसे, तो यहाँ कट कर रहा है तो ये इसका यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा, और जो ये ज्योमेट्रिक सेंटर होगा यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो किसी भी अगर हम लोग का यूनिफॉर्म बॉडी है, मान लीजिए हम लोग का सर्किल है, तो सर्किल का ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ ही लाई करेगा। तो अगर हम लोग के पास कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो हम लोग x बार y बार निकाल लेंगे कितना होगा। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो अगर उसका सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर पता हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को पता हो जाएगा। हम लोग का एक क्या करना है, अब निकालना है मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट ए पॉइंट। हम लोग को निकालना है कि किसी पॉइंट के अबाउट किसी एरिया का मोमेंट क्या होगा। अगर हम लोग पास कोई एरिया है उस एरिया का मोमेंट निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ले रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है हम लोग पास, ये बॉडी हम लोग का यूनिफॉर्म बॉडी है। इस बॉडी में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंटल एरिया है हम लोग का, ये DA है, यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया ये DA है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है इसका जो सरफेस डेंसिटी है, डेंसिटी पर यूनिट एरिया वो रो है, डेंसिटी पर यूनिट एरिया रो है। तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉडी होगा इसका वेट हो जाएगा हम लोग का रो DA इंटू G। रो उसका सरफेस डेंसिटी है, DA उसका एरिया इस एलिमेंट का और G उसका ग्रेविटी है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टोटल हम लोग का वेट हो जाएगा ये रो AG हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का जो ये DA एरिया लिए हैं ये हम लोग का एक्सिस OY से x डिस्टेंस पे है और ये जो हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकाले हैं उसको हम लोग निकाले हैं कि x बार डिस्टेंस पे है। तब इसका हम लोग को मोमेंट निकालना है कि इसका हम लोग का मोमेंट क्या होगा। तो मोमेंट हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम लोग को मान लीजिए कि ये एलिमेंटल एरिया DA है, इस एलिमेंटल एरिया में अगर हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स इनटू इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस O। तो इस एलिमेंटल एरिया के लिए हम लोग को एलिमेंटल एरिया मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया कर दीजिए, मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का रो DA G इंटू एक्स, इतना हो जाएगा। अगर हम लोग टोटल निकालेंगे कि टोटल हम लोग का कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ एरिया, तो अगर हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया तो ये टोटल मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, रो AG x बार इक्वल टू समेसन ऑफ रो DA G x। देखिए अब क्या होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये डिफरेंट अगर एलिमेंटल एरिया लिए हैं तो ये समेसन करेंगे तो पूरा एरिया का निकलेगा, इसलिए हम लोग समेसन लिखे हैं। और ये जो समेसन टोटल मोमेंट होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का रो, यहाँ से आप देख रहे हैं रो इसमें भी रो है, G है कैंसिल हो जाएगा, तो रो G कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से क्या बचेगा हम लोग का x बार इक्वल टू समेसन ऑफ DA इंटू एक्स डिवाइडेड, यहाँ से हम लोग का कैपिटल A बच जाएगा। तो हम लोग क्या बचा, x बार बराबर हम लोग का हो गया समेसन ऑफ DA इंटू एक्स बाई ए, DA बाई ए, यहाँ से x बार हो गया। अगर हम लोग उसी तरह y बार निकालते तो y बार भी हम लोग का सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा। तो x बार को हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का x बार आया मतलब मोमेंट ऑफ एरिया आया, x बराबर हो गया हम लोग का, इसको देखिए DA अगर हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ AX डिवाइडेड टोटल एरिया A। उसी तरह अगर हम लोग y बार लिखेंगे सिमिलरली, y बार इक्वल टू समेसन ऑफ AY डिवाइडेड A, समेसन ऑफ AX बाई समेसन ऑफ A। अब देखिए कैपिटल A है तो कैपिटल एरिया को भी हम लोग अगर इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ A, ये इसको भी हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ A। समेसन ऑफ A मतलब समेसन कर रहे हैं, ये अगर हम लोग टोटल एरिया को जोड़ देंगे वो टोटल एरिया A के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको समेसन ऑफ A लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी हम लोग को क्या कर रहे हैं, आप हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए पॉइंट। अगर किसी पॉइंट के अबाउट एरिया का मोमेंट निकालना है तो एरिया का मोमेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि एरिया का मोमेंट क्या होगा। तो एरिया का मोमेंट निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से देख रहे हैं x बार और y बार हम लोग को पता चल गया, और x बार y बार क्या हो जाएगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा कि x बार और y बार हम लोग का क्या होगा। तो इसमें हम लोग 3 डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें। आपका किसी भी लेमिना का ये रेगुलर बॉडी का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपका अगर बॉडी सिमेट्रिकल है
तो सिमेट्रिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा। अगर हम लोग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, बोल रहा है कि ये आपका पास एक फिगर है, इस फिगर का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए या सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालिए। ये जो 1 एक्सिस, ये जो 1 रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से इस फिगर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है या सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है। तो इसका हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस निकालना है कि 1 से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह के बॉडी को या इस तरह के फिगर में अगर हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो क्या करते हैं कि इस तरह के फिगर को हम लोग अलग अलग रेक्टेंगल में ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हम लोग 2 रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिए, इसको 2 रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिए। तो आप इसको आप एज्यूम कर लिए कि रेक्टेंगल हम लोग का 1 है, ये रेक्टेंगल हम लोग का 2 है। तो ये रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 हम लोग का रेफरेंस लाइन है। अब इस 1 रेफरेंस लाइन से हम लोग को निकालना है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इससे कितना हाइट पे होगा। तो अभी हम आपको बताए थे जो इक्वेशन आपके पास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, तो हम लोग y के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग को y बार निकालना पड़ेगा। तो y बार निकालने के लिए आपको अभी बताए थे कि a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड a1 प्लस a2 फार्मूला होता है। तो हम लोग 2 रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लिए हैं। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालिएगा। तो हम लोग a1 निकालेंगे, a1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में। तो इसका एरिया हम लोग a1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, तो 20 सेंटीमीटर होगा कि 2 × 10 20 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए अब निकालना है कि इस एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रेक्टेंगल का। तो इस रेक्टेंगल का करिएगा तो ये आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है तो इसके मिडिल में होगा। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, ये 10 है। तो हम लोग इसको अगर मानते हैं कि y1 है तो y1 हम लोग लिख सकते हैं 2 + 10/2, ये हो जाएगा 2 + 5 = 7 सेंटीमीटर। उसी तरह ये रेक्टेंगल 1 का था, उसी तरह अगर हम लोग रेक्टेंगल 2 के लिए निकाल रहे हैं कि रेक्टेंगल 2 में हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा, देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर = 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी तरह इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कहाँ पे है। तो आप ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो देखिए इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 2 है। तो हम लोग का यहाँ से y2 = हो जाएगा 2/2 = 1 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या पता हो गया, हम लोग का डिफरेंट निकल गया कि 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो रहा है, a1 a2 निकल गया। तो हम लोग जो जानते हैं कि हम लोग का जो y बार होता है कि 1 रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये होता है a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड a1 प्लस a2। तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का, देखिए हम लोग निकाले हैं कितना है, यहाँ से है 20 × 7 अब प्लस यहाँ से कितना है 30 × 1 डिवाइडेड कितना हो जाएगा एरिया इसका एरिया हम लोग का 20 है और इसका एरिया हम लोग का है कितना a2 है हम लोग का 30 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका y बार हो जाएगा आपका 140 अब प्लस 30 डिवाइडेड 50। तो ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड 50, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 3.4 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 एक मतलब इस रेफरेंस लाइन से 3.4 सेंटीमीटर हम लोग का y बार होगा। मतलब देखिए ये 2 था, इसमें कुछ आएगा। अब ये जो हम लोग का हो गया ये वाला, ये हाइट हम लोग का हो गया 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये जो फिगर है हम लोग का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस 1 से 3.4 डिस्टेंस पे होगा, इस टोटल होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं।
आगे देखते हैं दूसरा एक और फिगर देखते हैं। ये तो हम लोग का टी था, टी सेक्शन था, टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे निकलेगा। देखिए हम लोग पास एक क्वेश्चन है, ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन में आप देख रहे हैं कि इसको आप रेक्टेंगल 1 एज्यूम कर लीजिए, ये 2 है, ये 3 है। हम लोग पास एक आई सेक्शन है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, सभी डायमेंशन इसका सेंटीमीटर में है। और इसका हम लोग को क्या करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है। तो सेंट्रोइडल या एक्सिस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फिगर दिया रहता है उसका छोटा छोटा रेक्टेंगल में ब्रेक कर लेते हैं और डिफरेंट का एरिया और उसका रिफरेंस से हाइट निकाल लेते हैं कितना होता है। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा एक टेबल के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं कि ये हम लोग का कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का एरिया क्या होगा, उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा और उसका एरिया इनटू उसका डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट में हम लोग रेक्टेंगल 1 लेते हैं। तो रेक्टेंगल 1 लेंगे तो ABCD है हम लोग का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे ABCD। अब ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द 1 इन y सेंटीमीटर। यही हम लोग का है रिफरेंस लाइन है, ये वाला रिफरेंस लाइन हम लोग का 1 है। इस 1 से हम लोग का इसका निकालना है कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा कि देखिए हम लोग का ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है, इसका हाइट 10 है, तो 10 है 2 12, और ये रेक्टेंगल 1 है तो रेक्टेंगल हम लोग का सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, मतलब इसके आधा से पास करेगा। तो ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर कहाँ से पास होगा 1 से, तो ये हो जाएगा कितना 2 + 10 12 1 13, तो ये टोटल हाइट हो गया 13। अब देखिए a इंटू वाई करना है, ये हम लोग का a मिल गया, ये y मिल गया, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 20 इंटू आपको 13 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इस अब दूसरा रेक्टेंगल में हम लोग आएंगे, तो दूसरा रेक्टेंगल हम लोग का क्या है EFGH है, इसका हम लोग का 10 इंटू 2 है, ये भी हम लोग का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ से 1 से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा रेक्टेंगल 2 का, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 है, तो यहाँ पे लोग 2 और प्लस इसका आधा 5, तो 5 और 2 7, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 140 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेक्टेंगल 3 में आएंगे, तो रेक्टेंगल 3 हम लोग का क्या है JKLM, ये है JKLM, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 ये हो जाएगा हम लोग का कितना आपका 20 इंटू 2 करिएगा तो 40 होगा। और देखिए इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 से, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40। अब क्या करिए कि इसका टोटल कर लीजिए। अब हम लोग को इसका जोड़ना है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 20 20 40 40 80, ये टोटल एरिया 80 हो गया। ये टोटल A इंटू वाई कितना हो जाएगा 260 140 और 40, कितना हो जाएगा आपका जोड़िएगा, तो ये जोड़िएगा तो आपका 440 हो जाएगा, 260 और 140 400 और ये 40 440 440। अब देखिए हम लोग का y बार क्या होता है कि y बार बराबर होता है समेसन ऑफ AY डिवाइडेड समेसन ऑफ A, तो यही ना हम लोग का समेसन है AY का, तो ये हम लोग का है कितना 440 और डिवाइडेड ये हो जाएगा हम लोग का 80, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर y बार, मतलब ये 5.5 सेंटीमीटर y बार का मतलब कि ये जो कंप्लीट आई सेक्शन हो गया, इस कंप्लीट आई सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है, तो इस रिफरेंस लाइन से 5.5 मीटर पे है,
ये हम लोग का वाई बार हो गया। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा, आपका एल शेप होगा, आई शेप होगा। तो हम दो शेप का आपको बता दिए, टी शेप का बता दिए, आपको आई शेप का बता दिए। एल शेप होगा तो एल शेप का भी इसी तरह निकलता है। जैसे मान लीजिए कि यही फिगर था, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका एल बन गया, ये एल बन गया। इसका भी उसी तरह निकलेगा। इसको मान लीजिए कि रेक्टेंगल 1 है, इसका 2 है, दोनों का इजली आप निकाल लीजिए, A1 A2 और A1 Y1 A2 Y2। तो किसी भी शेप का आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइडल एक्सिस आप इजली निकाल सकते हैं। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इससे पिछला क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द सिमेट्रिकल केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो रहा था, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो रहा था। अगर कोई हम लोग का रेक्टेंगल है, अगर उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ज्योमेट्रिक सेंटर ही हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीसन क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीसन क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग का कोई फोर्स है और वो फोर्स किसी पॉइंट से या किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो हम लोग का जो मोमेंट होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का कोई फोर्स इस तरह से लग रहा है और इसके रिफरेंस में हम लोग देख रहे हैं, तो ये P अगर हम लोग का फोर्स है, ये x डिस्टेंस है, तो इसका मोमेंट को हम लोग लिखते थे P इंटू एक्स, P इंटू एक्स। तो ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स का मोमेंट क्या हुआ, इसको फर्स्ट मोमेंट भी बोला जाता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो हम लोग का px है, इस फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स है। अगर इस फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स को अगेन हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन हम लोग अगर x से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट का मोमेंट। तो हम लोग मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, px²। आप इसको फोर्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिए। तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंट है, तो इसको सेकेंड मोमेंट भी बोला जाता है कि ये सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स है। इस सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जो ये सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स है, इस सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो जो सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास या सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा चीज़ को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का मोमेंट ऑफ मोमेंट हुआ। अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं या मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं या मोमेंट ऑफ मास ले रहे हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग का सेकेंड मोमेंट होता है और सेकेंड मोमेंट को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को P इंटू x² हो गया। तो हम लोग के पास कोई लेमिना है, ये हम लोग के पास एक लेमिना है। लेमिना का मतलब कि एक बॉडी है, ये बॉडी में हम लोग एक पॉइंट लिए हैं, एज्यूम किए हैं कि यहाँ का जो एरिया है हम लोग का DA एरिया है, इसका जो एरिया है हम लोग का DA है, ये DA एरिया है। और ये y हम लोग का OX एक्सिस से y डिस्टेंस पे है और OY एक्सिस से x डिस्टेंस पे है। तो इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट y1 y2 y3 y4 डिफरेंट डिस्टेंस पे लगेगा। अगर ये डिफरेंट डिस्टेंस पे हम लोग का लग रहा है, तो इसके चलते इसको हम लोग अगर मोमेंट ऑफ मोमेंट लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि DA y1 का स्क्वायर प्लस DA y2 का स्क्वायर प्लस DA y3 का स्क्वायर प्लस DA y4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग समेसन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ DA y²। अब देखिए समेसन ऑफ DA y² हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखे थे, OX के रिस्पेक्ट में, DA y²। हम लोग यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ मोमेंट लिए थे PS x² AX²,
या हम लोग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही देता है। तो हम लोग का समेसन ऑफ DA वाई स्क्वायर हम लोग का इसका वो एक्स एक्सिस के मतलब इस एक्सिस के अबाउट हो गया। और ये सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्स, इसी को सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किसके अबाउट, OX के अबाउट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा कितना, समेसन ऑफ वाई स्क्वायर DA। सिमिलरली अगर हम लोग इस एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो ये हम लोग का जो एलिमेंटल एरिया लिए थे, इस एलिमेंटल एरिया को हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड कर देंगे तो ये इस डिस्टेंस से x1 y2 y3 y डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली कि DA x1 का स्क्वायर प्लस DA x2 का स्क्वायर प्लस DA x3 का स्क्वायर, सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। फिर अगर हम लोग x1 x2 x3 का समेसन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ DA x स्क्वायर, समेसन ऑफ DA x स्क्वायर। और देखिए समेसन DA x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हम लोग का IY है। IY का मतलब हुआ कि y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग को y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हो गया कि x स्क्वायर DA। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं DIY इक्वल टू एक्स स्क्वायर DA। तो इसको आप इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं या समेसन में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लिए कि हम लोग का समेसन एक्स स्क्वायर DA हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो हम लोग का ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया, ये वाई एक्सिस के अबाउट हो गया, दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। चलिए आते हैं, दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए कि क्या क्या इनर्शिया हम लोग को हो रहा है। अब देखिए अगर हम लोग दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये समेसन क्या है, हम लोग का इंटीग्रेशन है, समेसन हम लोग का इंटीग्रेशन ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हम लोग का IX हुआ, ये IX हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर DA और हम लोग का IY जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर DA। तो ये हम लोग इजीली यहाँ से किसी भी लेमिना का हम लोग का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। देखिए अगर इसका यूनिट का बात करेंगे कि हम लोग का इसका यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि ये हम लोग का एरिया है, यहाँ पे एरिया है और ये y क्या है, हम लोग का डिस्टेंस है। ये हम लोग का एरिया है, DA एरिया है और y हम लोग का डिस्टेंस है। तो अगर इसका यूनिट का बात करते हैं तो एरिया का यूनिट होता है क्या, हम लोग का मीटर स्क्वायर और ये हम लोग का y स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर के पावर 4 हो गया। तो हम लोग का इसका यूनिट क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मीटर के पावर 4, या अगर इसको mm में लिखिएगा तो mm के पावर 4 या सेंटीमीटर में लिखिएगा तो cm के पावर 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग का यूनिट हो जाएगा mm के पावर 4। अब इसके बाद इसमें हम लोग का है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि देखिए हम लोग का कोई एक मानते हैं कि हम लोग का ये जो है x और y हम लोग का प्लेन है, ये x है, ये y है, ये o है। हम लोग का मानते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, एक ये पॉइंट हम लोग का यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो ये हम लोग का y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसका जो z एक्सिस होगा ये z एक्सिस इस तरह से होगा। तो हम लोग का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि देखिए ये XY प्लेन है, ये प्लेन हम लोग का XY है, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग का Z एक्सिस होगा और Z एक्सिस के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहीं हम लोग का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये प्लेन हम लोग का XY प्लेन है, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है Z एक्सिस है और वो कहाँ से पास कर रहा है, तो इसके ओरिजिन से पास कर रहा है। उस ओरिजिन के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को J0 से लिखा जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर DA लिख सकते हैं, R स्क्वायर DA, क्योंकि ये हम लोग का R स्क्वायर डिस्टेंस है तो R स्क्वायर DA। अब देखिए यहाँ से अगर R स्क्वायर लीजिएगा तो R स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो इंटीग्रेशन अब इसे आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए आप प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। और एक्स स्क्वायर डी ए हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का आई वाई स्क्वायर डी ए क्या है आई एक्स है। तो हम लोग का जे बराबर क्या हो गया, जे इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये हम लोग का होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अबाउट जेड एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम लोग का जे जो हो गया ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। लेकिन ये आपका यूनिट 4 के सबसे लास्ट टॉपिक है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हम आपको शुरू में ही बता दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये जायरेशन या गायरेशन, इसको जायरेशन भी पढ़ते हैं गायरेशन भी पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पास ये कोई बॉडी है, कोई एलिमेंटल बॉडी है या कोई लेमिना है। उस लेमिना में हम लोग तीन डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट किए कि इसका एरिया D1 है, ये D2 है, ये D3 है। और ये डिस्टेंस जो है हम लोग का R1 है, R2 है, ये R3 है। अगर ये R1, R2, R3 डिस्टेंस है तो अगर इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे AB के अबाउट, तो हम लोग IAB को क्या लिख सकते हैं, IAB इक्वल टू समेसन ऑफ DA और R1 का स्क्वायर कर दीजिए कि ये हम लोग का DA R1 का स्क्वायर है या DA R स्क्वायर है। समेसन कर रहे हैं तो R1 R स्क्वायर लिख सकते हैं इसको कि हम लोग समेसन ऑफ RA स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि हम लोग को एक ऐसा एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है कि इस जो ये एरिया रखे हैं, ये जो एरिया है एक ऐसा एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है और ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर ना करे, मतलब अलग अलग ना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ना हो। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक हम लोग ये एलिमेंटल बॉडी लिए हैं या लेमिना लिए हैं, जहाँ पे हम लोग तीन डिफरेंट एलिमेंटल एरिया लिए हैं जो डिफरेंट डिस्टेंस पे है। अगर इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे IAB के अबाउट, तो समेसन ऑफ DA R स्क्वायर लेंगे। अब हम लोग को एक ऐसा एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस K पे हो और इस फिगर का और इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर ना करे, मतलब दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। हम लोग को एक ऐसा एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है कांस्टेंट डिस्टेंस पे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर ना करे। तो अगर इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये हो जाएगा IAB इक्वल टू AK स्क्वायर। देखिए ये क्या है कि हम लोग का ये एक मतलब स्ट्रिप कांस्टेंट हो गया, तो एरिया हम लोग ले लिए, इसका एक रेक्टेंगल हो गया तो इसका हम लोग एरिया ले लिए। लेकिन यहाँ लेमिना था तो समेसन लेना था कि हम लोग टोटल जोड़ना है, लेकिन IAB इक्वल टू AK स्क्वायर ले लिए। तो देख रहे हैं कि ये दोनों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो IAB ये वाला है तो IAB इक्वल टू AK स्क्वायर लिख लिए। तो ये हम लोग यहाँ से IAB इक्वल टू AK स्क्वायर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से K लिखेंगे तो रूट अंडर IAB डिवाइडेड A हो जाएगा। यही हम लोग का होगा K। इसी K को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग को एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है एक एलिमेंटल स्ट्रिप से, जहाँ पे इस लेमिना का और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर नहीं करता है। तो ये जो हम लोग का यहाँ से K मिला, K हम लोग को रूट अंडर IAB बाई A, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर उसके एरिया से डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग का K का वैल्यू निकलेगा और K को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम लोग इस तरह देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम लोग ले रहे हैं, दो एरिया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग का K हो गया रूट अंडर IAB बाई A। रहने देते हैं आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग को अब पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि किस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा मेथड है जिससे हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।